हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने देखा था किस तरीके से हम डाइवर्जेंस निकाल सकते हैं इन कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स। आज के टॉपिक का वीडियो ऑब्वियसली बात है कि हमें डाइवर्जेंस के बाद कर्ल के बारे में डिस्कशन करना चाहिए। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कर्ल। व्हाट इज बेसिकली कर्ल? वेल, कर्ल, इफ़ यू टॉक अबाउट इन टर्म्स ऑफ इट्स फॉर्मूला देन इट्स डेल क्रॉस एफ, बट इससे हमें कुछ ज़्यादा पता नहीं लगता। बट एक तरीके से कर्ल को हम देख सकते हैं एज अ रोटेशन रिप्रेजेंटर। कोई भी वेक्टर फील्ड कितना ज़्यादा रोटेट करती है उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम यूजिंग कर्ल। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास एक वेक्टर फील्ड होगी लाइक दिस, देन यू सी, अगर हम यहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट्स डालें इन दिस वेलोसिटी फील्ड और वेक्टर फील्ड, देन ये वाटर की ड्रॉप ऐसे कर्ल होती जाएगी। दैट मीन्स इट्स मूविंग इन सर्कल्स। सो जितना वेक्टर फील्ड किसी भी एयर फ्लो या फिर फ्लूइड फ्लो को रोटेट करेगी उतना ही ज़्यादा हमारी वेक्टर फील्ड का कर्ल होता है। नाउ दैट वाज जस्ट अ ब्रीफ इंट्रो कि कर्ल का इंटुइटिव मीनिंग क्या होता है। नाउ लेट्स एक्चुअली गेट इनटू द मैथ ऑफ हाउ कर्ल एक्चुअली इज डिफाइंड। तो व्हाट वी डू इज, हम बोलते हैं कि अगर हमें एक ऐसा फ्लो बताना है वेक्टर फील्ड का जो कि पाथ के अलोंग मूव करे, सो व्हाट वी से इज कि ये वेक्टर फील्ड है हमारे पास, एंड व्हाट वी डू इज वी टेक द डॉट प्रोडक्ट विद द लेंथ एलिमेंट। लेंथ एलिमेंट बेसिकली क्या होगा? अगर मैं मान लो इस सर्कल वाले पाथ पे मूव कर रहा हूँ, देन इस डायरेक्शन में एक लेंथ वेक्टर विच इज़ गोइंग टू बी इन्फिनिटेसिमल, जिसको मैं डी एल बोल देता हूँ, इज़ गोइंग टू रिप्रेजेंट कितना फ्लो है मेरा वेक्टर फील्ड का। ऑफ कोर्स अगर मुझे वेक्टर फील्ड का फ्लो इन द डायरेक्शन ऑफ डी एल रिप्रेजेंट करना है, सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए कि वेक्टर फील्ड की डायरेक्शन क्या है। वेक्टर फील्ड एक आर्बिट्रेरी डायरेक्शन एफ में हो सकता है। देन आई टेक द डॉट प्रोडक्ट ऑफ दिस वेक्टर फील्ड विद दिस डायरेक्शन। तो उस डॉट प्रोडक्ट से मेरे को इस वेक्टर फील्ड एफ का वो कंपोनेंट मिलेगा जो कि इस डायरेक्शन में पॉइंट करने वाला होगा, एंड दैट्स हाउ आई हैव दिस। नाउ मैं टोटल इंटीग्रेट करूंगा एक सर्कुलर लूप या फिर एक आर्बिट्ररी क्लोज लूप के अंदर, एंड उस लूप उसकी वजह से व्हाट आई कैन फाइंड आउट कि किसी भी एक लूप में मेरी वेक्टर फील्ड कितना ज़्यादा कर्ल कर रही है, और आई शुड से कितना ज़्यादा रोटेट करवा रही है किसी भी एयर फ्लो या फिर किसी भी फ्लूइड फ्लो को। एंड दिस इंटीग्रल एक्चुअली रिप्रेजेंट्स दैट। बाय यूजिंग स्टोक्स थ्योरम, जो कि आपने वेक्टर कैलकुलस में पढ़ा होगा, वी कैन एक्चुअली प्रूव दैट दिस थिंग इज इक्वल टू दिस सरफेस इंटीग्रल, जो कि सरफेस होगा हमारा इस ये जो हमारे पास कर्व है इसके अंदर आने वाला कोई भी सरफेस ले सकते हैं हम, वो सरफेस ऐसा होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास ये लूप सी है, then I can take any surface like this. So yeah, any surface like this would actually do the work. But the condition is that this C must be the boundary of this surface. That is the only thing that we need. Now, इस तरीके से हम देखना चाहें तो एक और ऑब्जर्वेशन देख सकते हैं, एंड दैट विल बी कि हम कर्ल को एक छोटा सा लाइन इंटीग्रल पर यूनिट एरिया लिख सकते हैं। व्हाट डू आई मीन बाय दैट? अगर मैं एक बहुत छोटा सा एरिया लूँ, लेट्स से अगर मेरे पास एक बहुत छोटा सा एरिया है, राइट, दिस इज़ अ वेरी स्मॉल एरिया, एंड इस स्मॉल एरिया में मेरे पास इस डायरेक्शन पे ऑल्सो ये चीज़ मोस्ट ऑफ द टाइम आपने पढ़ी होगी कि डेल क्रॉस एफ एक्चुअली पॉइंट्स इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू the surface, or what we can say is it actually points in the direction of the area. अगर मैं एरिया वेक्टर को डी ए टाइम्स एन हैट लिखता हूँ, जहाँ पे एन बेसिकली नॉर्मल डायरेक्शन है परपेंडिकुलर टू द सरफेस, देन डेल क्रॉस एफ की भी वही सेम डायरेक्शन होगी जो कि अपने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रखा है। तो ये एक छोटा सा लूप है जिसको मैं बोल सकता हूँ कि एक इन्फिनिटेसिमल लूप है। तो इसका एरिया बेसिकली डी ए हो गया, और जो एरिया वेक्टर है वो डी ए है, विच इज़ डी ए एन हैट, राइट। नाउ अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं इस एरिया के अंदर बेसिकली ये लाइन इंटीग्रल निकालने वाला हूँ। तो ये जो लाइन इंटीग्रल है, इफ़ यू सी, अगर मैं इस सरफेस को बहुत छोटा कर दूँ, इन्फिनिटेसिमल कर दूँ, देन इंटीग्रल लेना ना लेना इट डजेंट मैटर। आई वुड जस्ट हैव डेल क्रॉस एफ डॉटेड विद डी ए, राइट। तो डेल क्रॉस एफ डॉटेड विद डी ए जब होगा, देन व्हाट आई कैन से इज, लेट मी जस्ट राइट इट। ये जो डेल क्रॉस एफ है डॉटेड विद द एरिया, इट विल जस्ट बी डेल क्रॉस एफ
डॉटेड विद डी ए। तो ये जो पूरा इंटीग्रल है ये रिड्यूस हो जाएगा सिर्फ एक पॉइंट पे, क्योंकि मैंने एरिया बहुत ज़्यादा स्मॉल कर दिया है। और व्हाट वी कैन से, वी आर फाइंडिंग द इंटीग्रल अंडर लोकलाइजेशन कंडीशन। लोकलाइजेशन का सिंपल सा मतलब ये होता है कि हम एक सिंगल पॉइंट पे निकाल रहे हैं इस इंटीग्रल की वैल्यू, एंड दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग दिस। नाउ ये यूज़ करके व्हाट वी कैन डू इज this whole thing will be equal to line integral of f dotted with dl over a very small loop. तो ये वो small loop है, ये it's a very small loop, right? So अगर अब यहाँ से देखें then we can easily see कि if del cross f points in the direction of dA, then it must have a magnitude given by, so I can just write it like this, yeah. सबसे पहले मैं डेल क्रॉस एफ का मैग्नीट्यूड यहाँ से निकाल सकता हूँ, बिकॉज डॉट प्रोडक्ट इज सिंपली मैग्नीट्यूड ऑफ दिस टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ दिस टाइम्स द कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। बट अभी अभी हमने देखा कि डेल क्रॉस एफ और एरिया वेक्टर का जो एंगल है वो जीरो होता है। सो यहाँ से जो हमारे पास मैग्नीट्यूड आएगा वो सिंपली हम इस एक्सप्रेशन को डी ए से डिवाइड कर सकते हैं, एंड देन व्हाट वी कैन गेट इज एफ डॉटेड विद डी एल ओवर, अब यहाँ पे हम डी ए से डिवाइड करेंगे, एंड क्योंकि हमें डायरेक्शन भी चाहिए एक वेक्टर के लिए, सो वी हैव दिस नॉर्मल डायरेक्शन, एंड दैट्स व्हाई मैंने ये एक्सप्रेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस एक्सप्रेशन, राइट? सो अब मैं इस एक्सप्रेशन का यूज़ करने वाला हूँ, एंड आई एम एक्चुअली गोइंग टू फाइंड द जनरलाइज्ड कर्ल इन कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स। सो नाउ जनरल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स में कर्ल कैलकुलेट करने के लिए मैंने यहाँ पे एक तरीके से एक रिप्रेजेंटेशन बना लिया है। सो ये एक बहुत छोटा सा एक बॉक्स समझ सकते हैं जिसके आर्बिट्ररी डिमेंशंस हैं और व्हाट वी कैन से इन्फिनिटेसिमल डिमेंशंस हैं। सो ये चीज़ें हमने पहले भी देख रखी हैं, दैट एक छोटा सा बॉक्स जिसके डिमेंशंस होंगे h1 dq1 इन द डायरेक्शन ऑफ q1, h2 dq2 इन द डायरेक्शन ऑफ q2 और h3 dq3 इन द डायरेक्शन ऑफ q3, और इन्हीं सब का यूज़ करके हमने अभी अभी डाइवर्जेंस निकाला था। नाउ कर्ल निकालने के लिए व्हाट वी कैन डू इज़ वी कैन कंसिडर थ्री एक्सिस और थ्री सरफेसेस एक्चुअली। सो बेसिकली तीन सरफेस हम कौन से कंसिडर करने वाले हैं? सबसे पहले वी आर गोइंग टू कंसिडर दिस सरफेस विच इज़ इन दी Q2 Q3 प्लेन, राइट? एंड इस वाले लूप के अलोंग हम कर्ल निकालेंगे। कर्ल नॉट कर्ल, एक्चुअली वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द लाइन इंटीग्रल। तो अगर हम इस वाले लूप के अलोंग लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट करेंगे, सो अगर हम यहाँ पे ऊपर जाएं तो हमने देखा था कि अगर हम किसी भी लूप के अलोंग लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट करेंगे एंड दैट विल बी दिस क्वांटिटी, देन हम उसका यूज़ करके कर्ल निकाल सकते हैं। और अगर ये जो लूप है ये इन्फिनिटेसिमली स्मॉल हुआ, जो कि हमारे केस में है ये इन्फिनिटेसिमली स्मॉल है, देन हम सिंपली डी ए से डिवाइड कर सकते हैं। और यहाँ पे इस केस में डी ए क्या होगा? इस केस में डी ए हो जाएगा सिंपली ये वाला डिमेंशन इंटू ये वाला डिमेंशन, और वो मिलेगा हमें h2 h3 टाइम्स dq2 dq3। सो ये हमारे पास डी ए हो जाएगा, और ये चीज़ बेसिकली हमें देगी डेल क्रॉस एफ इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू दैट सरफेस। और हमारे सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन यहाँ पे कौन सी होगी? सो अगर मेरे पास ये वाला सरफेस है, देन जो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन है वो बेसिकली Q1 है। सो ऐसा करने से हमें Q1 हैट के अलोंग कर्ल की वैल्यू मिल जाएगी। ऑफ कोर्स हमें तीन डायरेक्शंस में सॉल्व करना पड़ेगा। सबसे पहले Q1 के अलोंग निकालना है तो हम सबसे पहले इस वाले सरफेस को कंसीडर करेंगे, देन हमें Q2 के अलोंग निकालना है तो हम इस सरफेस को कंसीडर करेंगे। लेट मी मेक इट विद अ डिफरेंट कलर। सो या हम इस सरफेस को कंसीडर करेंगे, एंड जो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगी वो बेसिकली हमारी Q2 की होगी। सो इससे हम निकाल सकते हैं डेल क्रॉस एफ का कंपोनेंट, सो डेल क्रॉस एफ अलोंग Q2। एंड सिमिलरली जब हम बॉटम सरफेस को कंसीडर करेंगे देन वी कैन फाइंड द डेल क्रॉस एफ अलोंग Q3। बट आई गेस सबसे पहले सिंपल केस से स्टार्ट करने के लिए हम सबसे पहले इस वाले सरफेस को और इस वाली फिगर को एक बार ढंग से बना लेते हैं, राइट? तो हमारे पास ये वाला लूप है, राइट? एंड इस वाले लूप में
डिमेंशंस हमें H2 DQ2 एंड H3 DQ3 पता है, तो सबसे पहले हम DA1 लिख लेते हैं. DA1 विल बी H2 DQ2 and multiplied by H3 DQ3. H2 DQ2 multiplied by H3 DQ3. So ये हमारे पास एरिया हो जाएगा. एंड द नेक्स्ट थिंग दैट वी नीड इज द वेक्टर फील्ड. अब हमें वेक्टर फील्ड की पोजीशन भी स्पेसिफाई करनी है, और व्हाट आई शुड से, वी हैव टू स्पेसिफाई द डायरेक्शंस ऑफ वेक्टर फील्ड, राइट. जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में भी किया था कि अगर हमें किसी भी एक पॉइंट पे वेक्टर फील्ड पता है, देन यूजिंग दैट वी कैन एक्चुअली कैलकुलेट अ लॉट ऑफ नाइस थिंग्स. तो लेट्स से कि मेरे को इस वाले पॉइंट पे वेक्टर फील्ड पता है, एंड दैट इज़ हम किसी भी पॉइंट पे कंसिडर कर सकते हैं, इट डजेंट मैटर, सिंपली बिकॉज ये इन्फिनिटेसिमल है, तो ये डिस्टेंसेस बहुत छोटे हैं, इसीलिए यहाँ पे ज़्यादा वेरिएशन आता नहीं है. सो अगर मैं इस वाले पॉइंट पे मुझे वेक्टर फील्ड पता है, देन अगेन इट कैन बी इन दी आर्बिट्रेरी डायरेक्शन. इसकी डायरेक्शन वेक्टर फील्ड की कुछ भी हो सकती है, बट क्योंकि मुझे डॉट प्रोडक्ट लेना है एफ का लेंथ के साथ, और मेरे पास यहाँ पे जो लेंथ वेक्टर है वो इस डायरेक्शन में होगा इस लूप के लिए. सबसे पहले जो बॉटम पार्ट है इस लूप का, उसके लिए हमारे पास जो लेंथ वेक्टर होगा दैट विल बी अलोंग द Q2 डायरेक्शन, राइट. सो दैट्स वाई हमें क्या करना पड़ेगा, हमें F का कंपोनेंट लेना पड़ेगा अलोंग Q2, एंड दैट वी कैन राइट एज F2, राइट. तो सबसे पहले वी हैव इस डायरेक्शन में F2, एंड जब हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे F का विद TL, then what does this give us? It will give us F2. सबसे पहले हम बॉटम वाले पोर्शन के लिए कंसिडर कर रहे हैं. ऑल्सो एक और चीज़ यहाँ पे हमें कंसिडर करनी पड़ेगी, ये जो F2 है ये डिफाइंड है इस वाले पॉइंट के लिए. तो अगर मैं इस वाले पॉइंट को बोलता हूँ Q1, Q2, Q3, देन ये वाला पॉइंट क्या होगा, ये वाला पॉइंट हमारे पास आएगा. नाउ सी, जब हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हमारे पास Q2 इंक्रीज हो रहा है, and by what amount it will increase? It will increase by dq2 by 2. So q1 q2 plus dq2 by 2 q3, right. एंड इस वाले पॉइंट पे जब हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, देन हमारा Q3 इंक्रीज हो रहा है, बिकॉज इस डायरेक्शन में Q3 इंक्रीज होता है, राइट. सो दैट्स वाई ये वाला पॉइंट होगा हमारे पास Q1, Q2, Q3 प्लस dq3. एंड इस वाले पॉइंट पे हमारे पास एग्जैक्टली अपोजिट होगा. जब यहाँ से हम यहाँ गए तो ऑफ कोर्स आई फॉरगॉट एक्चुअली वन थिंग, एंड दैट वाज कि जब हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास एक तो Q2 इंक्रीज हो रहा है एंड Q3 भी इंक्रीज हो रहा है, एंड Q3 इज एक्चुअली इंक्रीजिंग बाय अमाउंट dq3 by 2. सो ये बेसिकली मैं इस कोऑर्डिनेट की पोजीशन नहीं लिख रहा हूँ, मैं इसके कोऑर्डिनेट्स लिख रहा हूँ इन आवर कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम. और ऐसा मैं इसलिए कर पा रहा हूँ बिकॉज इस डायरेक्शन में Q2 बढ़ता है, इस डायरेक्शन में Q1 एंड इस डायरेक्शन में Q3, राइट. सो दैट्स व्हाई आई एम एबल टू जस्ट राइट दोस कोऑर्डिनेट्स. तो इस वाले पॉइंट पे जो मेरा F2 डिफाइंड होगा वो Q1, Q2 एंड Q3 का फंक्शन होगा. एंड इस वाले पॉइंट पे जो मेरा F2 डिफाइंड होगा, जिसको मेरे को यूज़ करना नहीं पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे मैं जो F की डायरेक्शन लूँगा वो यहाँ लूँगा along the loop, आई शुड से. लूप के साथ साथ हमें डायरेक्शन लेनी है, तो यहाँ पे हम F3 यूज़ करेंगे जो कि इस पॉइंट पे डिफाइंड होगा, एंड इस वाले पॉइंट पे हम अगेन F2 यूज़ करेंगे जो कि इस पॉइंट पे डिफाइंड होगा, दैट इज़ Q1, Q2, Q3 प्लस dq3. एंड इस वाले पॉइंट पे हम ये वाला क्या नाम है, वी विल यूज़ F3 बट इन द माइनस डायरेक्शन. लेकिन माइनस डायरेक्शन में यूज़ करने का सिंपल सा सिग्निफिकेंस ये रहेगा कि वी विल एक्चुअली हैव टू इवैल्यूएट इट एट अ पॉइंट विच इज़ दिस. सो इस पॉइंट की वैल्यू एक्चुअली इज गोइंग टू बी Q1, Q2 प्लस सॉरी माइनस. तो जब यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो हमारा Q2 डिक्रीज हो रहा है, सो वी विल हैव माइनस dq2 by 2 एंड dq3 प्लस Q3 प्लस dq3 by 2, बिकॉज यहाँ से जब हम यहाँ जा रहे हैं तो हमारा
Q3 coordinate is increasing by dq3 over 2 units, right? तो इस तरीके से हम F2 और F3 का यूज़ करके बेसिकली हर एक पॉइंट पे डिटरमाइन कर सकते हैं वैल्यूज़ वेक्टर फील्ड की. नाउ इन वैल्यूज़ का यूज़ करके अब हम कर्ल की वैल्यू लिखना चाहते हैं और बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल हमें लाइन इंटीग्रल की वैल्यू निकालनी है इस छोटे से लूप में. तो इस लूप को मैं C बोल देता हूँ एंड इस लूप C पे आई वांट टू फाइंड आउट व्हाट इज दिस, राइट? तो सबसे पहले हम बॉटम वाले पार्ट या फिर बॉटम वाले सेगमेंट के लिए लाइन इंटीग्रल या फिर सिंपली f डॉटेड विद dl निकालना चाहेंगे एंड दैट विल बी f2 at q1 q2 q3 टाइम्स नाउ यहाँ पे dl क्या होगा, dl होगा बेसिकली h2 dq2. सो ये चीज़ हमने पहले भी ड्राइव कर रखी है दैट अलोंग द q2 डायरेक्शन हमारे पास डिस्टेंस का मेजर h2 dq2 होता है. So we just write h2 dq2 and अब हम इस वाले पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास f3 will be something which will be evaluated at this point, जो कि बहुत ही बड़ा सा एक्सप्रेशन दिख रहा है बट वरी नॉट बिकॉज ये चीज़ हम यूज़ करेंगे बहुत इजीली, ये यूज़ हो सकता है. सो लेट्स राइट एट F3. सेकेंड वाले सेगमेंट के लिए हमारे पास F3 इवैल्यूएट होगा Q1, Q2 प्लस dq2 by 2, Q1, Q2 प्लस dq2 by 2, Q3 plus dq3 by 2, right? So this will be actually multiplied by h3 dq3, right? h3 dq3 से मैं मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज ये वाली जो लेंथ है, दिस लेंथ इज एक्चुअली h3 dq3. तो लेंथ का मेजर अलोंग q3 डायरेक्शन इज h3 dq3. That's why I'm able to write that thing. So yeah, okay. नाउ द नेक्स्ट थिंग, अब हमें क्या करना है, अब हमारे पास ये वाला सेक्शन हो गया, ये वाला सेक्शन हो गया, अब हमें इस वाले सेक्शन के लिए लिखना होगा. बट एक चीज़ हमें डायरेक्शन का सेंस थोड़ा सही से देखना होगा एंड दैट इज़ कि यहाँ पे जो हम वेक्टर फील्ड F2 को डिफाइन कर रहे थे वो इस डायरेक्शन में हो रहा था. तो इन जनरल हम पॉजिटिव Q2 की डायरेक्शन में F2 को डिफाइन कर रहे हैं. सो एक राइट थिंग बोलना ये सही रहेगा कि इस डायरेक्शन में भी यहाँ पे भी F2 एक्चुअली पॉइंट पॉजिटिव Q2 की डायरेक्शन में करेगा विद द अप्रोप्रिएट कोऑर्डिनेट्स, राइट? बट जो हमारा DL है वो एक्चुअली इस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, इस डायरेक्शन में, एंड विद द मैग्नीट्यूड ऑफ h2 dq2. तो क्योंकि F2 इस वाले पॉइंट पे पीछे पॉइंट कर रहा है एंड DL इस तरफ पॉइंट कर रहा है, सो दे आर एक्चुअली 180 डिग्री आउट ऑफ एंगल. सो इनका डॉट प्रोडक्ट बेसिकली एक माइनस साइन इन्वॉल्व करेगा बिकॉज cos ऑफ 180 इज -1. तो दैट्स वाई हमें एक माइनस साइन भी लिखना पड़ेगा एंड द सेम थिंग विल गो फॉर हियर. यहाँ पे F3 बेसिकली ये मैंने डायरेक्शन DL की बताई है. F3 विल एक्चुअली भी पॉइंटिंग इन दिस डायरेक्शन, इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग Q3. Q3 जिस डायरेक्शन में इंक्रीज करेगा उस डायरेक्शन में F3 पॉइंट कर रहा है. इन जनरल जब हम उसका फॉर्मुलेशन देखेंगे तो वो किसी भी डायरेक्शन में पॉइंट कर सकता है, बट इन जनरल जब हम फंक्शन के फॉर्म में लिखते हैं किसी भी चीज़ को, सो वी से कि या इट शुड पॉइंट इन द पॉजिटिव x डायरेक्शन और पॉजिटिव Q1 और पॉजिटिव Q2. सो ये चीज़ हम करने वाले हैं एंड इसलिए यहाँ पे हम एक माइनस साइन भी यूज़ करेंगे. सो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट डॉट प्रोडक्ट, राइट? तो जब हम ऊपर वाली सेगमेंट के लिए लिखेंगे देन वी विल हैव F2 इवैल्यूएटेड एट दिस पॉइंट Q1, Q2, Q3 plus dq3. So F2 evaluated at Q1, Q2, Q3 plus dq3 and so the distance that we will have is ये वाला distance, और ये वाला distance क्या है, h2 dq2, exactly the same, h2 dq2, and plus we are going to add, sorry not add, we are going to subtract F3 evaluated at this point जो कि Q1, Q2 minus and this Q3 plus dq3 by 2. तो इस वाले पॉइंट पे हमें F3 evaluate करना है. Q1, Q2 minus dq2 by 2,
Q3 प्लस dQ3/2 एंड क्योंकि हमें डॉट प्रोडक्ट लेना है वेक्टर फील्ड का विद रिस्पेक्ट टू this dl. Now this dl is actually your h3 dq3, right? So h3 dq3 को हम यहाँ पे sorry, it's a lot shaky these days. h3 dq3, right? तो ये एक बहुत ही बड़ा एक्सप्रेशन था बट हमने लिख दिया इसको एंड नाउ अब हम इसको इवेलुएट करने वाले हैं. सो लेट्स सी. f डॉटेड विद dl इज इक्वल टू, नाउ हमारे पास यहाँ पे कुछ टर्म्स कॉमन है एंड वही टर्म्स हमारे पास ज़्यादा वर्क करने वाले हैं. अगेन लास्ट वीडियो में भी मैंने एक चीज़ एक्सप्लेन करी थी एंड आई एम गोइंग टू जस्ट गिव यू अ लिटिल डेमो ऑफ व्हाट आई एम गोइंग टू से नाउ. नाउ ये H2 और H2, H3 या फिर H1, दे कैन ऑल डिपेंड ऑन Q1, Q2 एंड Q3, राइट? ये चीज़ें एक्चुअली डिपेंड करती हैं कि किस Q1, Q2, Q3 कोऑर्डिनेट में हम अभी कम वर्क कर रहे हैं. सो Q2 and Q3, right? H1, H2 and H3 will depend on these three coordinates. So that's why जब भी हम H2 times F2 लिखेंगे एंड यहाँ पे हमारे पास H2 times F2 at different point है, तो ये वाला H2 भी इवेल्युएट किया जाएगा इस वाले पॉइंट पे Q1, Q2, Q3 प्लस DQ3. सो दैट्स वाई ये वाला H2 इस वाले पॉइंट पे इवेल्युएट हो रहा है, बट ये वाला H2, नीचे वाला H2 is actually being evaluated at Q1, Q2, Q3 plus DQ3. And for that specific reason हम इन दोनों को सेम नहीं ट्रीट कर सकते. They are exactly different things. And ये चीज़ देख के हम similarly last video में भी I actually pointed out the same thing and I'm going to do the same thing again. एंड दैट इज़ कि अब हम जब टर्म्स को कंबाइन करेंगे तब हम सिर्फ DQ2 को कॉमन ले सकते हैं, H2 को कॉमन नहीं ले सकते, राइट? सो ये चीज़ अब हम देखते हैं. सबसे पहले हम दो टर्म्स को कॉमन लेंगे. लेट मी जस्ट चूज अ डिफरेंट कलर. या सबसे पहले आई विल टेक दिस बॉटम टर्म एंड दिस टर्म F3. सो सिंपली बिकॉज H3 यहाँ पे जो है वो इवेल्युएट होगा इस वाले पॉइंट पे एंड ये वाला H3 इस वाले पॉइंट पे इवेल्युएट होगा, तो ये दोनों H3 डिफरेंट है, इसलिए हमें इन दोनों को अलग अलग देखना पड़ेगा. सो लास्ट वीडियो की तरह आई विल जस्ट से कि H3 टाइम्स F3 एक नया फंक्शन है जिसको मैं इस वाले पॉइंट पे इवेल्युएट कर रहा हूँ. Q1, Q2 प्लस DQ2/2, Q3 प्लस DQ3/2 माइनस. नाउ अब हमारे पास नीचे एक्सप्रेशन है H3 टाइम्स F3 evaluated at this point Q1, Q2 minus DQ2/2, Q3 plus DQ3/2, and overall we have a DQ3 being taken common, right? DQ3, right? Now ये चीज़ हमने लास्ट वीडियो में भी देख रखा है. ऑफ कोर्स एक टर्म, अभी दो टर्म्स हमारे रह रहे हैं. सो लेट मी जस्ट से हमने ये वाला टर्म यूज़ कर लिया, ये वाला टर्म यूज़ कर लिया, अभी ये दोनों टर्म्स यूज़ करना रह गया है. बट बिफोर दैट उन दो टर्म्स को लिखने से पहले हम एक चीज़ देखना चाहते हैं एंड दैट इज़ कि ये बेसिकली क्या है. H3 F3 एक फंक्शन है, लेट इट बी सम फंक्शन f, राइट? स्मॉल f. सो ये कोई भी आर्बिट्रेरी फंक्शन f है, राइट? नाउ अब इस फंक्शन f को मैं इवेल्युएट कर रहा हूँ एट दिस पॉइंट Q1, Q2 प्लस DQ2/2, Q3 प्लस DQ3/2, एंड उसमें से मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ द सेम फंक्शन इवेल्युएटेड एट Q1, Q2 माइनस DQ2/2, Q3 प्लस DQ3/2. सो यू सी यहाँ पे हमारे पास Q1 कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हो रहा, यहाँ पे हमारे पास Q3 वाला कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हो रहा, बस Q2 वाला कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है. सो दिस इज इन अ वे पार्शियल डेरिवेटिव, राइट? तो ये एक तरीके से पार्शियल डेरिवेटिव है क्योंकि हमारे पास यहाँ पे सिर्फ Q2 चेंज हो रहा है. पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ व्हाट? वेल इट्स द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ H3 टाइम्स F3. H3 टाइम्स F3 ये सेम फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव है.
बट ऑफ कोर्स हमें यहाँ पे एक और चीज़ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एंड दैट विल बी द डिफरेंस बिटवीन दीज टू कोऑर्डिनेट्स, राइट? क्योंकि दिस इज एक्चुअली डिफरेंशियल क्वांटिटी। सो जितना भी चेंज हमारा Q2 कोऑर्डिनेट में हुआ है, एंड दैट इज dQ2/2। सो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसमें से इसको माइनस कर रहा हूँ, एंड दिस माइनस दिस इज एक्चुअली dQ2/2 प्लस dQ2/2, which is actually your dQ2. So let me just write it more nicely, dQ2, and बाहर से हमारे पास dQ3 आ जाएगा, right? Similarly I'm going to write the same thing for these two terms. तो ये जो दो टर्म्स हैं इन दोनों के लिए भी मैं सेम चीज़ लिखने वाला हूँ, एंड लेट्स सी, बट विद अ नेगेटिव साइन, राइट? अब नेगेटिव साइन क्यों? नेगेटिव साइन इसलिए क्योंकि हमारे पास यहाँ पे देखो तो Q3 प्लस dQ3 है और यहाँ पे खाली Q3 है, तो ये वाला टर्म एक्चुअली एक Q3 की ज़्यादा वैल्यू पे एवेल्युएट किया है। सो इट वुड बी काइंड ऑफ नाइस टू से कि अगर हम इस वाले पॉइंट को और इस वाले एक्सप्रेशन को पहले लिखें देन इट विल बी गुड। तो अगर हम इन दोनों टर्म्स को कंबाइन करके लिखें देन व्हाट वी कैन से इज माइनस ऑफ H2F2 evaluated at this point, and then प्लस F2 टाइम्स H2 इवेलुएटेड एट दिस पॉइंट। तो उस चीज़ को हम लिख सकते हैं कुछ ऐसे, H2F2 सॉरी इवेलुएटेड एट Q1, Q2, Q3 प्लस dQ3। सॉरी माई राइटिंग इज गेटिंग पुअर। या सो H2F2 एक फंक्शन है जिसको मैं इस वाले पॉइंट पे इवेलुएट कर रहा हूँ, उसमें से मैं सब्ट्रैक्ट करने वाला हूँ H2F2 evaluated at Q1, Q2 and Q3, right? Minus H2F2 evaluated at Q1, Q2, Q3 and times dQ2. So अगर आप यहाँ पे देखो तो हमारे पास dQ2 से मल्टीप्लिकेशन था, dQ2 से मल्टीप्लिकेशन था इसमें, so इसलिए मैंने ये चीज़ लिखी। एंड सेम थिंग H2 विल बी डिफरेंट एट दीज टू पॉइंट्स, राइट? तो अगेन अब हम इस चीज़ को कैसे लिख सकते हैं? इस चीज़ को हम लिख सकते हैं पार्शियल डेरिवेटिव। यहाँ पे हमारे पास कौन सा कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है? यहाँ पे हमारे पास Q3 चेंज हो रहा है, राइट? Q3 इज चेंजिंग। जब हम इस वाले टर्म से इस वाले टर्म में जा रहे हैं तो Q3 इज चेंजिंग, दैट्स वाई हमारे पास एक डेरिवेटिव होगा H2F2 का विद रिस्पेक्ट टू Q2, सॉरी Q3, बिकॉज Q3 कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है। एंड कितने अमाउंट से चेंज हुआ? वेल वी ओनली हैव दिस dQ3 अमाउंट, राइट? तो ये बेसिकली हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा। नाउ ओवर द बिग पिक्चर अगर आप देखें तो हमारे पास ये जो लाइन इंटीग्रल है ओवर दिस स्मॉल लूप C, F डॉटेड विद dl, दिस एक्चुअली टर्न्स आउट टू बी, यहाँ पे हमारे पास dQ2 टाइम्स dQ3 है, सॉरी यहाँ पे हमारे पास dQ2 टाइम्स dQ3 है और यहाँ पे हमारे पास dQ3 टाइम्स dQ2 है, जिसको मैं कॉमन ले सकता हूँ, राइट? तो अगर मैं वो कॉमन लूँ देन आई विल गेट partial derivative with respect to Q2 of H3F3 minus partial derivative with respect to Q3 of H2F2 times dQ2 dQ3. Now remember, मेरा मेन गोल था कर्ल निकालना, बट व्हाट वाज कर्ल? सो हमने यहाँ पे देखा था कर्ल वाज दिस लाइन इंटीग्रल दैट वी जस्ट कैलकुलेटेड ओवर द एरिया, राइट? तो अभी भी हमने देखा यहाँ पे एरिया क्या था, H3 टाइम्स dQ2 dQ3, और ये डायरेक्शन बेसिकली हमारी Q1 वाली होगी। तो अब अगर हम निकालना चाहें कर्ल अलोंग द Q1 डायरेक्शन, सो लेट मी जस्ट राइट डेल क्रॉस F अलोंग Q1 डायरेक्शन, तो हम यहाँ पे बेसिकली इसको डिवाइड कर देंगे dA1 से, राइट? एंड dA1 क्या था हमारे पास? H2H3 dQ2 dQ3, राइट? तो जब हम इन दोनों टर्म्स को कैंसिल करेंगे देन हमारे पास 1/H2H3 टाइम्स दिस वियर्ड थिंग विल बी देयर। बट अभी हम बताएंगे कि इस चीज़ को हम कैसे और कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख सकते हैं।
सो सबसे पहले हमारे पास आता है 1/H2H3 एंड दिस partial derivative with respect to Q2 of H3F3 minus partial derivative with respect to Q3 of H2F2. राइट नाउ अब मैं कुछ ऐसा करने वाला हूँ जो कि पहले बार में आपको लगेगा कि दिस इज़ वेरी वेरी वियर्ड थिंग, बट इट इज़ एक्चुअली समथिंग दैट इज़ 100% करेक्ट. एंड अब मैं क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले आई एम गोइंग टू साइक्लिकली, राइट, हमारे पास 1 2 और 3 बेसिकली क्या है, इंडिसेस है. तो अगर मैं 1 की जगह 2 लिख दूँ, 2 की जगह 3 लिख दूँ और 3 की जगह 1 लिख दूँ, इट वुड नॉट मैटर, राइट, क्योंकि अगर हम एज लॉन्ग एज साइक्लिसिटी मेंटेन कर रहे हैं देन इट डजेंट मैटर. तो इसका मतलब बेसिकली ये हुआ कि मेरे पास सॉरी ये Q1 डायरेक्शन है, ये Q2 डायरेक्शन है एंड ये Q3 डायरेक्शन है. मैं Q1 को यहाँ ले जाऊँ, Q2 को यहाँ ले जाऊँ एंड Q3 को यहाँ ले जाऊँ. सो एज लॉन्ग एज आई एम मेंटेनिंग दिस साइक्लिसिटी देन इंडेक्स में मैं 1 लिखूँ, 2 लिखूँ या 3 लिखूँ, इट डजेंट रियली मैटर, राइट. तो उस सिमेट्री का यूज़ करके आई कैन राइट, मैं यहाँ पे इस इक्वेशन में 1 की जगह 2, 2 की जगह 3 एंड 3 की जगह 1 लिख सकता हूँ टू गेट डेल क्रॉस एफ along Q2, राइट. नाउ ये चीज़ एक्चुअली ज़्यादा रिगरस तो ये होगा कि आपको सारी चीज़ें दोबारा से कैलकुलेट करनी चाहिए फ्रॉम दीज सर्फेसेस, यू नो. व्हाट आई एम जस्ट डूइंग इज़ कि मुझे Q2 डायरेक्शन के अलॉन्ग डेल क्रॉस एफ का कंपोनेंट निकालना है. सो मुझे इस वाले सरफेस के अलॉन्ग सबसे पहले लाइन इंटीग्रल सॉल्व करना पड़ेगा एंड देन एरिया से डिवाइड करना पड़ेगा. बट आई डोंट वांट टू डू ऑल दोज बिग कैलकुलेशन अगेन, क्योंकि मैंने सिर्फ सारी चीज़ें एक बार कर रखी हैं, मैं दोबारा नहीं करना चाहूँगा. आई वुड जस्ट यूज सिमेट्रीज ऑफ द नेचर. सो मैथ इज़ ब्यूटिफुल एंड दैट्स वाई वी आर स्टडिंग इट, राइट. तो जब हम 1 की जगह 2, 2 की जगह 3 एंड 3 की जगह 1 लिखेंगे, तो 2 की जगह 3 लिखना है हमें और 3 की जगह 1 लिखना है. एंड देन वी गेट पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू, सो 2 की जगह 3, 3 की जगह 1 माइनस partial derivative with respect to Q1 of H3F3. सो इस तरीके से हम Q2 के अलॉन्ग भी कंपोनेंट निकाल सकते हैं. एंड द लास्ट थिंग दैट इज लेफ्ट टू डू इज जस्ट डेल क्रॉस एफ अलॉन्ग Q3. अगेन अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 की जगह 3 लिख देंगे एंड अगेन सेम थिंग, 2 की जगह 3, 3 की जगह 1. सो यहाँ से देख सकते हैं हम 2 की जगह 3, 3 की जगह 1, 1 की जगह 2, द सेम थिंग. सो 3 की जगह 1, 1 की जगह 2, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू, सो 3 की जगह 1 लिखना है हमें एंड 1 की जगह 2 लिखना है, H2F2, राइट. और ये साइक्लिक सिमेट्री बेसिकली इसलिए हम यूज़ कर रहे हैं बिकॉज यही चीज़ आपको क्रॉस प्रोडक्ट में भी देखने को मिलती है. और डेल क्रॉस एफ बेसिकली क्रॉस प्रोडक्ट से क्यों डिफाइन होता है ये भी हम देख सकते हैं यहाँ से. सो 3 की जगह 1, राइट. तो हमारे पास 3 एक्सप्रेशंस आ चुके हैं. बट अब इन 3 एक्सप्रेशंस को एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में कैसे लिखा जाए, ये क्वेश्चन है जो कि मैं आंसर करना चाहता हूँ. एंड द आंसर इज़ क्वाइट सिंपल. हम सबसे पहले देखेंगे कि डेल क्रॉस एफ को हम एक वेक्टर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. एंड हम सबसे पहले ये सोचना चाहते हैं कि ये चीज़ें बेसिकली रिप्रेजेंट क्या कर रही हैं. तो सबसे पहले जो एक सिमेट्री मेरे को दिख रही है इस इक्वेशन में वो ये है कि अगर मैं अब मैं बेसिकली क्या करने वाला हूँ, अब मैं इनको वेक्टर फॉर्म में भी लिखने वाला हूँ, राइट. तो सबसे पहले अगर मेरे को इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना होता देन आई वुड जस्ट हैव मल्टीप्लाइड बाय EQ1 हैट, राइट. अब ऑब्वियस सी बात है, एक साइड मल्टीप्लाई किया तो दूसरी साइड भी करना पड़ेगा, राइट. बट एक और चीज़ मेरे को यहाँ पे देखने को मिली है एंड दैट इज़ कि अगर मैं दोनों इस इक्वेशन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में H1 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो H1 से मल्टीप्लाई किया देन यहाँ पे हमारे पास H1 H2 H3 आ गया एंड न्यूमरेटर में हमारे पास ये आ जाएगा. एंड दूसरी वाली इक्वेशन में क्योंकि मुझे लेट मी जस्ट इरेज दिस, ओके. दूसरी वाली इक्वेशन में मुझे EQ2 हैट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि ये जो
मैग्नीट्यूड है डेल क्रॉस एफ का, ये ई क्यू टू हैट की डायरेक्शन में पॉइंट करेगा. एंड इस इक्वेशन में अगर मैं एच टू से मल्टीप्लाई कर दूंगा देन आई गेट द सेम थिंग, एच वन एच टू एच थ्री, एच वन एच टू एच थ्री. And of course I would have to multiply in the numerator by h2 and eq2 hat. Okay, and the last thing is eq3 hat, eq3 hat, right? So yes, it's good now. बट यहाँ पे भी हम एक तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं विद h3 इन द डिनोमिनेटर, और अगर हमने डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया है तो हमें न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा. सो अब अगर हम इन तीनों एक्सप्रेशंस को ऐड करेंगे, राइट, this plus this, then I would get del cross f completely, the vector I need. So this will be del cross f. So of course उसके लिए मुझे इन तीनों एक्सप्रेशन को भी ऐड करना पड़ेगा, ये और ये, जो कि थोड़ा वियर्ड काम है, बट लेट्स सी हाउ वी कैन डू इट. सबसे पहले हमारे पास, अब हम डेल क्रॉस एफ के लिए एक्सप्रेशन लिखना चाहते हैं. डेल क्रॉस एफ इज इक्वल टू, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे 1/h1 h2 h3 कॉमन आ सकता है तीनों एक्सप्रेशंस में से. ओके, नाउ अब दूसरी चीज़ जो आप नोटिस कर सकते हैं वो ये है कि बेसिकली ये चीज़ क्या है, ये एक तरीके का क्रॉस प्रोडक्ट है. नाउ व्हाई डिड आई से दैट, बिकॉज क्रॉस प्रोडक्ट में हमने देखा है कि वी हैव दिस काइंड ऑफ सिमेट्री दैट सबसे पहला टर्म हमारे पास होता है, इट्स काइंड ऑफ अ क्रॉस टर्म्स बिटवीन टू थिंग्स. सो व्हाट डू आई मीन बाय दैट, सबसे पहले मैं उसको लिख लेता हूँ. जो या हम क्रॉस प्रोडक्ट को एज ए डिटर्मिनेंट लिखते हैं, राइट, ऑफ, सबसे पहले हम रो में वेक्टर्स लिखते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास वेक्टर्स ये वाले हैं, h1 eq1 hat, h2 eq2 hat and h3 eq3 hat. So h1, h2 and h3 eq3 hat. And the last thing or the next thing that we can write is कि what else do we have. तो सबसे पहले हम देखेंगे जब हम इसका कोएफिशिएंट निकालेंगे क्रॉस प्रोडक्ट में, देन व्हाट वी विल डू, हम इस वाले पूरे रो और कॉलम को इग्नोर करेंगे एंड वी विल फाइंड दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस माइनस दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस. तो यहाँ पे सबसे पहले आना चाहिए हमारे पास पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू Q2, क्योंकि यू सी हमारे पास सबसे पहला टर्म यहाँ पे पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू Q2 है. एंड यहाँ पे हमारे पास आना चाहिए h3 f3, तभी तो हम दिस टाइम्स दिस कर सकते हैं. ना यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन नहीं है, एक तरीके से ये ऑपरेशन है, तो यहाँ पे हमारे पास सेकेंड रो जो है वो एक ऑपरेटर को डिनोट करेगा. एंड सेम थिंग जब हम यहाँ पे माइनस करेंगे देन इट विल बी दिस टाइम्स दिस, तो यहाँ पे हमारे पास होना चाहिए पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू Q3 एंड यहाँ पे हमारे पास होना चाहिए h2 f2. सो सेम थिंग यहाँ पे. सिमिलरली अगर मैं h2 eq2 हैट के कंपोनेंट्स के बारे में देखूँ तो यहाँ पे हमारे पास, मैं इसको इग्नोर करूँगा, इसको इग्नोर करूँगा, एंड आई विल राइट पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू Q3 ऑफ दिस टाइम्स समथिंग. तो यहाँ पे समथिंग क्या होगा, वो होगा h1 f1, h1 f1 माइनस पार्शियल ऑफ Q1 इट इज. सो यहाँ पे हमारे पास पार्शियल ऑफ Q1 आएगा. सो ये जो बड़ा सा एक्सप्रेशन हमने डिराइव किया अभी, इट इज़ एग्जैक्टली व्हाट वी हैव फॉर द जनरलाइज्ड कर्व इन कर्विलीनियर कोऑर्डिनेट्स. कर्विलीनियर कोऑर्डिनेट्स में स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स, इन सब में हमें ये सारी चीज़ें इवेल्युएट करनी होती हैं. एंड टू हैव दीज काइंड ऑफ एक्सप्रेशंस इन द बैक ऑफ आवर हेड इज़ वेरी हेल्पफुल. तो एक क्वेश्चन दैट यू कैन ट्राई इज़ वेरी सिंपल, आई वुड से just plug and chug है, but I would say you can actually solve this kind of question, so this would be good for you. So spherical coordinates में I want you to find the curl of electric field, right? इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली आपको पता ही है क्या होती है इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स. एक पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं यूज़ करने वाला हूँ. सो इट इज़ एक्चुअली 1/4πε0 kq/r², राइट. सो kq/r². नाउ मैं ये अजम्पशन ले रहा हूँ कि मेरा जो चार्ज पार्टिकल है वो ओरिजिन पे है, सो दैट द प्रॉब्लम बिकम्स ड्रास्टिकली सिंपल. एंड यहाँ पे हमारे पास ER hat या फिर R hat लिख सकते हैं जैसे हम. तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को यूज़ करके you have to find what is this del cross E. And also I have one more question for you. So you have to actually find what is del dotted with E for a point charge.
इस सेम इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए डेल डॉटेड विद ई क्या होगा. नाउ हमने डाइवर्जेंस डिराइव कर रखा है एंड कर्ल भी डिराइव कर रखा है. सो यू हैव टू एक्चुअली फाइंड दिस एंड देन यूज दिस in del dotted with e d tau over some volume, you know. जैसे अगर मेरे पास यहाँ पे चार्ज पार्टिकल है q, तो इसके अराउंड एक आर्बिट्ररी सरफेस ले सकते हैं. तो अब इसका यूज़ करके we have to find what does this turn out to be. Now this is actually equal to the Gauss's law, the flux of E over that surface. और ये चीज़ most of you might know actually comes out to be q by epsilon naught, which is the famous Gauss's law. So what I want you to do is actually derive this kind of a thing. First of all इसके लिए आप del cross E निकालो, and then actually from the last video हमने ये del dotted with E के लिए भी एक expression निकाल रखा है. So आप del dotted with E के लिए भी एक expression निकालो and use this to find what this integral is over the volume of this sphere. तो ये ट्रिपल इंटीग्रल होगा बेसिकली, एक वॉल्यूम इंटीग्रल. सो दिस इज अ वॉल्यूम एलिमेंट, okay. Now this volume element is a small element of volume in this sphere. एक sphere है जो कि इस प्लस क्यू चार्ज के अबाउट हमने बना रखा है at a distance r or whatever you want to say. एंड देन यू हैव टू एक्चुअली वेरीफाई कि ये चीज़ वैलिड है या नहीं है, और नहीं है देन व्हाट इज़ द प्रॉब्लम जो आपने डेल डॉटेड विद ई निकाला, कि उसमें हम क्या मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं सच दैट दिस इक्वेशन एक्चुअली होल्ड्स ट्रू. सो दिस इज़ माय क्वेश्चन टू यू. एंड आप इस क्वेश्चन को जो भी आपके अटैम्प्ट्स होंगे, ऑफ कोर्स ये बहुत क्लासिकल प्रॉब्लम है, सो यू माइट इवन फाइंड द सॉल्यूशन एनीवेयर, बट आई जस्ट वांटेड टू give you this kind of a problem so that it's a very basic problem first of all, but it actually helps you motivate to study physics and other things. Okay, so इस वीडियो के लिए इतना ही. एंड आज हमने ये मज़ेदार चीज़ डिराइव करी जिसमें आई एक्चुअली राइट दिस डेरिवेशन. सो या, दिस इज़ इट एंड हैव अ नाइस डे. गुड बाय.